वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मुक्त विश्वविद्यालय का 16वां दीक्षांत समारोह आज 21 मेधावी छात्रों को मिलेगा गोल्ड। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का 16वां दीक्षांत समारोह आज शुक्रवार 28 जनवरी को वर्चुअल मोड में होगा। विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित नवनिर्मित ऑडिटोरियम में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए आयोजित किया जाएगा। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर रमाशंकर दुबे, कुलपति गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर दीक्षांत भाषण देंगे। किसानों से वसूला जा रहा मान सम्मान निधि का पैसा, जानिए वजह। यूपी में पीएम किसान निधि सम्मान के तहत फर्जीवाड़ा करके ली गई रकम की रिकवरी शुरू हो गई। गलत दस्तावेजों के जरिए जिन लोगों ने इस रकम को लिया, कृषि विभाग उनसे रिकवरी में जुट गया है। इसी के साथ ही विभाग पीएम किसान पोर्टल पर ऐसे लोगों की पहचान भी कर रहा है जिन्होंने गलत दस्तावेज दिए। इनकी पहचान कर कृषि विभाग उनकी आने वाली किश्तों को भी रोकने में जुटा हुआ है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को करोड़ों किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया था। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई गई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्नातक व स्नातकोत्तर प्रथम, तृतीय व पंचम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई। छात्र छात्राएं अब 2 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षाएं फरवरी के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित हैं। बता दें कि परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि आगे बढ़ाने की मांग छात्र कई दिनों से कर रहे थे। इस संबंध में कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे ने बताया कि अब संस्थागत व व्यक्तिगत छात्र छात्राएं 4 फरवरी तक शुल्क जमा कर सकते हैं। सरसों के तेल में बड़ा उलटफेर, जाने आज के ताजा भाव। उत्तर प्रदेश के वायदा बाजार में सरसों के तेल के भाव में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तेल तिलहन बाजार में सरसों के तेल रेट एक बार फिर से जनवरी के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। 26 जनवरी को जहां सरसों के तेल के भाव 165 रुपए प्रति लीटर पर बंद हुए थे, वहीं कल को सरसों के तेल के भाव 168 रुपए प्रति लीटर पर खुले। बता दें कि इस साल जनवरी की शुरुआत में सरसों के तेल भाव 150 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए थे। बीजेपी सरकार भर्तियां खत्म कर रही। आज का बेरोजगार युवा रेलवे ट्रैक पर बैठने को मजबूर। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट्स में घोटाले को लेकर पिछले दिनों काफी प्रदर्शन हो रहा है। रेलवे भर्ती को लेकर पटना व प्रयागराज में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से हमने पिछले 48 घंटों में छात्रों पर लाठियां बरसते देखी, छात्रों को खून से लथपथ देखा, वो शर्मनाक है। ये सभ्य समाज लोकतंत्र पर धब्बा जैसा है और युवा पीढ़ी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। पहली सरकार में हर तीसरे दिन होता था दंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा सरकार में तीसरे दिन दंगा होता था। सपा सरकार की संवेदनाएं आतंकवादियों के साथ होती थीं। भाजपा सरकार ने किसानों व गरीबों के लिए काम किया, जबकि छेड़छाड़ करने वाले दुश्मनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। बिना रुके बिना झुके प्रत्येक वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया। बिजनौर की काकरान वाटिका में आयोजित प्रभावी मतदाता संवाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 12 मिनट बोले। छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज दर्शाता है योगी सरकार की नाकामी। एनटीपीसी आरआरबी भर्ती परीक्षा को लेकर मंगलवार को छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया था। प्रतियोगी छात्रों के साथ हुई पुलिसिया कार्यवाही पर भड़के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज करवाना ही योगी सरकार की नाकामी को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी यूपी सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई की घोर निंदा करती है। हर साल 10 लाख रोजगार और 5,000 का मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, आपने जारी किया गारंटी पत्र। आम आदमी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र गुरुवार को जारी कर दिया। इसमें सरकार बनने पर हर साल 10 लाख युवाओं को रोजगार देने और रोजगार न मिलने तक 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई। इसके अलावा 24 घंटे बिजली देने, पुराने घरेलू बिजली बिल माफ करने, 300 यूनिट फ्री बिजली देने, किसानों को मुफ्त बिजली देने व शिक्षा पर कुल बजट का 25% खर्च करने समेत कई अन्य लुभावनी घोषणाएं कर दी गयी। वोट के लिए यूपी की धरती पर भाजपा के दिग्गज नोएडा में शाह और राजनाथ, बिजनौर में योगी ने किया घर घर प्रचार। यूपी विधानसभा के पहले चरण में होने वाले चुनाव को देखते हुए पार्टीज ने जनता के बीच जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले कैनाना के बाद अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और बिजनौर में भी वोट मांगने भाजपा के दिग्गज पहुंचे। गुरुवार को मथुरा पहुंचे अमित शाह ने सपा बसपा पर निशाना साधते घर घर भाजपा के लिए वोट मांगे। दूसरी ओर ग्रेटर नोएडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा उम्मीदवार को जिताने की अपील की।
मौसम विभाग का अलर्ट, 31 जनवरी तक पड़ेगी ठंड। यूपी का सबसे ठंडा जिला फतेहगढ़ रहा। यूपी का मौसम लगातार बदल रहा है। इस वर्ष सर्दी नए रंग दिखा रही है। यूपी के कई जिलों में रात को ही नहीं दिन में भी खूब ठिठुरन है। पिछले 24 घंटे में यूपी का सबसे ठंडा जिला फतेहगढ़ रहा। यहां पर न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि पश्चिमी यूपी के इन 14 जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने की पूरी संभावना है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों और उत्तराखंड से सटे जिलों में बर्फीली हवाएं चलेंगी। निर्दल लड़ना चाहते हैं चुनाव तो तैयार रखे 10 प्रस्तावक, नहीं तो रद्द हो जाएगा नामांकन। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रत्याशियों के लिए प्रस्तावकों की संख्या निर्धारित हो गई। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को 1 प्रस्तावक देना होगा, वहीं निर्दल प्रत्याशियों को 10 प्रस्तावकों को साथ लाना होगा। प्रस्तावकों की संख्या कम होने पर उनका नामांकन वैध नहीं माना जाएगा। आयोग के इस फैसले से निर्दल चुनाव लड़ने की मंशा रखने वालों में खलबली मची है, कारण कि इनके लिए 10 प्रस्तावक की व्यवस्था आसान नहीं होगी। जनता के बीच जाने से पहले अपनों की बगावत ने बढ़ाई परेशानी। सियासी पार्टी इसके लिए गले की फांस बना टिकट का बंटवारा। विधानसभा चुनाव के नतीजे किसके हक में आएंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मैदान में उतरने से पहले इस सियासी पार्टी के खेमे में दरार पड़ने लगी। एक अदद टिकट की चाह रखने वालों ने दावा खारिज होने पर बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिया। आने वाले दिनों में बगावत का ये दायरा और भी बढ़ सकता है। चुनाव में कामयाबी के लिए सभी पार्टी अपना अपना खाका बना रही हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ बसपा ने उतारे प्रत्याशी। तीसरे चरण के लिए 53 नामों वाली सूची जारी। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए गुरुवार को प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी। सूची में तीसरे चरण के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। 16 जिलों के 53 प्रत्याशियों की सूची में ज्यादातर नए नाम दिखाई दे रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ करहल सीट से कुलदीप नारायण को मैदान में उतारा गया। इस चरण में अब केवल 3 से 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बाकी है। पिछली सूची में से 6 नामों पर प्रत्याशियों को बदल दिया गया है। अजय लल्लू बोले, आरपीएन सिंह मेरे भाजपा में जाने की फैला रहे अफवाह, जब तक जीऊंगा कांग्रेस में रहूंगा। आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने को लेकर सुप्रिया श्रीनेत के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी उन पर तीखा हमला बोला। आरपीएन सिंह की तरह अजय लल्लू भी पडरौना से आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वो राजा हैं। एक अति पिछड़े गरीब के बेटे को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लल्लू ने आरपीएन सिंह पर आरोप लगाया कि वे प्रचारित कर रहे हैं कि अजय कुमार लल्लू भाजपा में जाने वाले हैं, लेकिन मैं साफ कहता हूं कि मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं और जब तक जीऊंगा कांग्रेस में रहूंगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को बेहद अहम बताते हुए कहा कि ये देश के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव साबित होगा। शाह ने गुरुवार को पथरौ में भाजपा के पदाधिकारियों और मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव को महज विधायक का चुनाव नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से कहा कि इस चुनाव को किसी के मंत्री और मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव है। सुरक्षा और स्थिरता के लिए सहयोग जरूरी, भारत मध्य एशिया समिट में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअली आयोजित किए गए भारत मध्य एशिया समिट को संबोधित किया। इस समिट में एशियाई मूल के कई देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में पीएम मोदी ने क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंताओं पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हम सभी की चिंताएं और उद्देश्य एक समान है। अफगानिस्तान के घटनाक्रम से हम सभी चिंतित हैं। इस संदर्भ में हमारा आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इनकम टैक्स के नए स्लैब में हो सकता है बदलाव, महज 5% ने अपनाया। 2 साल पहले पेश बजट में सरकार ने आयकर इतिहास में पहली बार 2 स्लैब की व्यवस्था बनाई थी। सरकार को उम्मीद थी कि ये टैक्स पेयर्स को लुभाने में कामयाब रहेगी, लेकिन नए स्लैब से महज 5% करदाता ही जुड़े। इसे देखते हुए सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में नए इनकम टैक्स स्लैब को और आकर्षक बना सकती है। टैक्स पोर्टल क्लियर के फाउंडर और सीईओ अचित गुप्ता कहते हैं कि वित्त मंत्रालय ने नए इनकम टैक्स स्लैब को लेकर काफी मंथन किया और इसकी असफलता के कारणों को जाना। सरकार टैक्स का बोझ कम करने के लिए दे सकती है राहत। कोविड-19 से पिछले 2 वर्षों में छोटे आय करदाताओं और मध्यम वर्ग की आर्थिक चुनौतियां खासा बढ़ गईं। ऐसे में कर संग्रह में उछाल के बीच 1 फरवरी को जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेंगी, तो व्यक्तिगत आयकर के मोर्चे पर वो बड़ी छूट का ऐलान कर सकती हैं। उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री छोटे आय करदाताओं और मध्यम वर्ग को राहत देते हुए इनकी क्रय शक्ति बढ़ाकर मांग में वृद्धि करने की रणनीति अपना सकती है। अगला राष्ट्रपति कौन?
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है। 5 महीने बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले बीजेपी और आरएसएस के भीतर राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के विधानसभा चुनाव के बाद नामों पर मंथन और भी तेज हो जाएगा। पीएम किसान की राशि हो सकती है 1.5 गुनी, 3,000 रुपए मिलेगी किस्त। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से किसानों की बड़ी उम्मीदें हैं। खासतौर पर पीएम किसान सम्मान निधि के 12 करोड़ से अधिक किसानों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बड़ी आस लगा रखी है। किसानों को उम्मीद है कि पीएम किसान योजना के तहत उन्हें कम से कम सालाना 9,000 रुपए मिलने चाहिए। अभी मोदी सरकार किसानों को 6,000 रुपए सालाना 2,000 रुपए की 3 किश्तों में दे रही है। कुशीनगर के किसान राजेंद्र सिंह कहते हैं कि खेती किसानी अब फायदे का सौदा नहीं रही। पूर्वांचल गन्ना बेल्ट है और यहाँ की चीनी मिलें पेमेंट लटका के रखी हैं। यूक्रेन संकट पर अकेला पड़ा अमेरिका, चीन भी आया रूस के साथ, उठाइए मां। यूक्रेन संकट पर अमेरिका अब अकेला पड़ गया है। अमेरिका को चीन का साथ मिलने की उम्मीद भी खत्म हो गई। चीन अब रूस के साथ खड़ा हो गया। रूस का समर्थन करने वाले चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि देश की उचित सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और समस्या का हल निकाला जाना चाहिए। वीओ न्यूज की अमेरिकी विदेश विभाग ने गुरुवार को कहा कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से कहा कि यूक्रेन के प्रति रूसी आक्रामकता से वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक जोखिम पैदा होंगे। टाटा ने एयर इंडिया को टेक ओवर किया। 1.2 लाख करोड़ रुपए की देश की एविएशन इंडस्ट्री के लिए इस साल बड़ा बदलाव हुआ। सरकारी कंपनी एयर इंडिया 27 जनवरी 2022 से प्राइवेट हो गई। टाटा सन्स ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को टेक ओवर कर लिया। इसके बाद टाटा देश की दूसरी बड़ी एयरलाइन बन गई। एयर इंडिया के हैंडओवर से पहले टाटा सन्स के चेयरमैन पीएम नरेंद्र मोदी से मिले। विनिवेश विभाग के सचिव ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया को टेक ओवर करने की प्रक्रिया कल पूरी कर ली गई और ये डील अब बंद हो चुकी है। पूर्वांचल की सीट पर बाहुबली पिता और विधायक बेटे में होगी सीधी टक्कर। यूपी विधानसभा चुनाव इस बार दिलचस्प होता दिख रहा है। सभी दलों को मजबूत प्रत्याशियों की तलाश है। समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ में बड़ा दांव खेल दिया। पार्टी ने 4 बार सांसद रहे रमाकांत यादव को फूलपुर पवई सीट से उम्मीदवार बनाया। इस सीट से रमाकांत यादव 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। खास बात यह है कि रमाकांत यादव के पुत्र अरुणकांत यादव यहां से बीजेपी के विधायक हैं और उनका फिर इसी सीट से चुनाव लड़ना लगभग तय है। यूपी में थम रही कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार, अब चुनाव आयोग हटा सकते हैं पाबंदियां। उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार थमती नजर आ रही है। ताजा स्थिति के अनुसार एक ओर जहां दैनिक पॉजिटिविटी रेट में गिरावट हुई, वहीं नए केस और एक्टिव केस की संख्या भी दिनों दिन कम होती नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटों में 1,93,419 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें महज 8,901 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 16,786 लोगों ने कोरोना को मात दी। एसबीआई बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, बैंक ने फिर बढ़ाई एफडी पर ब्याज दरें। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट के रेट में एक बार फिर से बढ़ोतरी की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक सप्ताह पहले भी छोटी अवधि की एफडी की ब्याज दरों में वृद्धि की थी। एक सप्ताह के अंदर अब स्टेट बैंक ने ये दूसरी बड़ी बढ़ोतरी की। स्टेट बैंक ने बताया कि अब की बार 10 साल की एफडी पर ब्याज दरें बढ़ाई गई। स्टेट बैंक ने अपनी वेबसाइट पर एफडी की दरों में वृद्धि की जानकारी दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।